हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी साथियों को। स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन क्या रहने वाला है। जैसा कि रेगुलर वे में प्रतिदिन आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसी में हम अगले 30 प्रश्न की बात करते हैं, जो कि एंशियंट हिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आप सभी कंटिन्यू बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आप सभी से, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ। कहाँ स्थित है, सारनाथ में जो है अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है, सारनाथ में स्थित है। कहाँ स्थित है, सारनाथ में स्थित है। अब हम बात करते हैं अशोक के सिंह स्तंभ से रिलेटेड। पिछले क्लास में बात किए थे कि भारत में जो है राज्य में जो है यानी 4 शेरों को एक दूसरे के पीठ पे सटाए हुए खड़ी की गई है, यानी ये सिंह स्तंभ की बात करते हैं। इसमें टोटल सिंह सिंह की संख्या कितना होता है, 4 होता है, जो एक दूसरे के पीठ के सहारे जो है सटाए हुए खड़ी किया गया है। और यह कहाँ है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है। वाराणसी में पड़ता है। एक तरह से समझिए, वाराणसी कहाँ पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। जो कि अशोक की सारनाथ सिंह राजधानी के रूप में जो है रूपांतरित हुई थी। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो है अशोक द्वारा उस स्थान को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था जहां बुद्ध ने पहली अपना धर्म उपदेश दिया था। यानी यह सारनाथ जो है जहां पे गौतम बुद्ध के द्वारा जो है पहली धर्म उपदेश दिया गया था। उपदेश कहाँ दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था। और सबसे अधिक कहाँ दिया गया था, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में जो है गौतम बुद्ध के द्वारा जो है सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए गए थे। और इसी चीज को चिन्हित करने के लिए अशोक के द्वारा जो है सिंह स्तंभ का निर्माण कहाँ करवाया गया था, सारनाथ में करवाया गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। काजारा महाबलीपुरम में जो है प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था। तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण की बात करते हैं तो यह किसके द्वारा किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, पल्लव वंश के शासक थे। पल्लव वंश के शासक जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। सही आंसर ऑप्शन डी है, 4 यानी चौथा, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है इसकी स्थापना यानी महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण जो करवाया गया था किसके द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। आगे यदि हम बात करते हैं इसी में, तो ये जो है पल्लव वंश नरसिंह वर्मन द्वितीय की जो है महाबलीपुरम कहाँ करवाया था, महाबलीपुरम में करवाया था, जिसको जो है आगे चल के मामल्लपुरम के रूप में भी जानते हैं। मामल्लपुरम के रूप में भी जानते हैं। मामल्लपुरम का जो है सूर्य मंदिर, यह पल्लव राजा राजसिम्हा या नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल में बनवाया गया था। यानी महाबलीपुरम में एक कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर को भी जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, जो कि महाबलीपुरम में ही बनाया गया था। ठीक, चलिए आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो खजुराहो में जो है कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये किस भगवान को समर्पित है। इसमें लग ही गया है महादेव, महादेव मतलब भोलेनाथ शंकर। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी शंकर। तो शंकर को समर्पित है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से चौथा 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की है। तो बेसर शैली यह जो है बेसर शैली कहाँ चलता था, तो ये बीच में चलता था, यानी मध्य भारत में चलता था। मध्य भारत में जो है कौन सी शैली प्रचलित थी, मंदिर निर्माण की शैली जो थी वो मध्य भारत में बेसर शैली थी, मध्य भारत में। अगर हम बात करते उत्तर भारत में कौन सी शैली चलती थी, उत्तर भारत में नागर शैली चलती थी, नागर शैली। और दक्षिण द्रविड़, तो द्रविड़ शैली जो है कहाँ चलता था, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली चलता था। तो इसको ध्यान रखना है, उत्तर भारत में जो है यानी जो है नागर शैली, द से दक्षिण, द से द्रविड़ यानी दक्षिण में द्रविड़ शैली। और मध्य भारत में बहुत से बीच में यानी बेसर शैली जो है, बेसर शैली कहाँ चलता था, मध्य भारत में चलता था। और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने जो है बेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी। तो बेसर शैली की शुरुआत करने का काम जो है यह चालुक्य के द्वारा किया गया था, चालुक्य। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी चालुक्य हो जाएगा, चालुक्य शासकों के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, चालुक्य सही हो जाएगा। पाल साम्राज्य का संस्थापक, तो पाल साम्राज्य के संस्थापक की बात करते हैं तो पाल वंश के संस्थापक, आप सभी कमेंट करके आंसर दे सकते हैं जब तक
आंसर आने में 2-3 सेकंड का बीच में टाइम मिलता है, तो उस बीच में आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो गोपाल हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल। गोपाल के द्वारा जो है पाल वंश की स्थापना की गई थी, जो कि कब किया गया था? तो 750 ईस्वी में जो है, 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके उत्तराधिकारी कौन हुए थे? धर्मपाल हुए थे। और धर्मपाल ऐसा शासक है, धर्मपाल ऐसा शासक है जो कुछ दिनों के बाद जो है कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था। पूछा जाता है कौन सा पाल शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? तो वह शासक कौन था? धर्मपाल था। और धर्मपाल के द्वारा जो है कौन सा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। गोपाल के द्वारा जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा किया गया था। और धर्मपाल के द्वारा किस विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था? आप सब कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? तो मिलिंद पन्हो पाठ जो है यह किससे संबंधित है? तो पिछले क्लास में बताए थे कि एक मिलिंद पन्हो बुक है जो मीनांडर और नागसेन के बीच का वार्तालाप है, बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। ये जो है दूसरी शताब्दी से पहली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था यह पुस्तक। और यह पुस्तक मिलिंद पन्हो जो है यह किस भाषा में लिखा गया था? तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया पुस्तक है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया यह पुस्तक है मिलिंद पन्हो। ठीक है, और यह मिलिंद पन्हो पुस्तक की रचना जो है यानी यह प्रकाशित जो है कब हुआ था? तो बौद्ध जो है छठी बौद्ध परिषद में, छठी बौद्ध परिषद जो थी, छठी 6वीं बौद्ध परिषद में जो है, और जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? रंगून में किया गया था। कहाँ? छठी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? रंगून में किया गया था। ठीक है, जो कि कब किया गया था? तो 1954 में किया गया था। और इसी समय जो है मिलिंद पन्हो पुस्तक का जो है प्रकाशन हुआ था, यानी प्रकाशित हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? तो पशुपति की आकृति जो है यह किस काल में मिली है, यह बताना है आप सबों को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति में जो है पशुपति की आकृति मिली है। सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा संस्कृति। क्योंकि हड़प्पा धर्म में जो है एक पुरुष देवता शिव, जो कि पशुपति की पूजा बहुत ही लोकप्रिय रही है। और सबसे प्रसिद्ध मोहर जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था हड़प्पा सभ्यता की, वह उस पर किसका था अंकन? तो पशुपति का अंकन मिलता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा था? तो पाटलिपुत्र की नींव रखने की बात यदि हम करें तो किसके द्वारा जो है पाटलिपुत्र का नींव रखा गया था? तो पाटलिपुत्र का नींव की यदि बात करें तो उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। उदयन ने जो है दो नदियों सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। किस नदी पर? गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। और अपने साम्राज्य के जो है केंद्र में होने के कारण जो है उन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी से स्थानांतरित करके जो है कहां बना लिया था? पाटलिपुत्रा को बना लिया था। यानी उदयन जो है अपनी राजधानी कहां बनाया था? पाटलिपुत्रा को बनाया था। और इससे पहले इसकी राजधानी कहां थी? इससे पहले इसकी राजधानी राजगिरी थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी कमेंट करके बताना है कि उदयन का संबंध जो है किस वंश से संबंधित था। आगे निम्नलिखित में से कौन से अंतिम मौर्य राजा था? यानी मौर्य राजा कौन अंतिम मौर्य राजा था, ये बता। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो अंतिम मौर्य राजा की बात करते हैं वृद्धरथ। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो अंतिम मौर्य शासक कौन हो जाएंगे? वृद्धरथ हो जाएंगे। ठीक है, आगे सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। और सिकंदर के साथ जो है एक युद्ध जो हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध, या फिर जिसे झेलम या वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो राजा पोरस, और पिछले क्लास का ये क्वेश्चन भी था, जो कि किसके किसके मध्य होता है? राजा पोरस और सिकंदर के मध्य होता है। चलिए तो सही आंसर है 326 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में जो है गोदी यानी डॉक यार्ड थी? तो डॉक यार्ड की बात करते हैं तो डॉक यार्ड किस हड़प्पा स्थल से में जो है था, यह बताना है आप सबों को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल की बात करते हैं, लोथल कहां पड़ता है? गुजरात में। जो किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये बनवाली हो जाएगी। ठीक है, तो लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी खेल का सृजन किया था? प्रसिद्ध खेल है सांप सीढ़ी खेल का सृजन जो है किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में कर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ज्ञानदेव हो जाएगा। ज्ञानदेव यह जो है महाराष्ट्र के संत थे जिनके द्वारा सांप सीढ़ी खेल का आविष्कार जो है किया गया, सृजन किया गया था, जो कि यह जो है 13वीं शताब्दी ईस्वी में जो है किया गया था। और इस खेल में कहा जाता है प्राचीन भारत में जो है मुक्त पटनम नाम से जाना जाता था। मोक्ष पटम नाम से जाना जाता था। सांप सीढ़ी के खेल को जो है प्राचीन भारत में किस नाम से जानते थे? मोक्ष पटनम के नाम से जानते थे। मोक्ष पटम के नाम से जाना जाता था। और आगे चल के जो है 1890 के दशक से जो है यह इंग्लैंड में खेल जो है बहुत ही चर्चित हो गया था। अगले तो सही आंसर क्या होगा? ज्ञानदेव हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, 13 नंबर है, निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो भारत के सबसे पुराने सिक्के की यदि हम बात करते हैं तो वह सिक्का कौन हो जाएगा? पंचमार्क सिक्का हो जाएगा, जिसे आहस सिक्का के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा सिक्का हो जाएगा? पंचमार्क सिक्का। ठीक है, और यह सिक्का जो है कब चलता था? तो यह जो है शुरुआती दौर में जो है जो कि ईसा पूर्व 6ठी और 2री शताब्दी के बीच का यह सिक्का है, पंचमार्क सिक्का। ठीक है, तो सही आंसर इस प्रश्न का पंचमार्क सिक्का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्तूप क्या है? तो स्तूप की बात करते हैं तो स्तूप जो है था यह समाधान टीला हुआ करता था। क्या हुआ करता था? समाधान टीला हुआ करता था, जिसमें जो है यानी पहले बोला जाए तो बौद्ध का जो भगवान शेष जो रहता था उसी में जो है रखा जाता, उसी को स्तूप कहा गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, समाधान टीला। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हो जाएंगे, जो कि क्या में थे? 24वें तीर्थंकर थे। तो मैंने जैन धर्म बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है। आप चैनल पे जाके जो है वीडियो को आप सर्च करके आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप की बात करते हैं तो सांची स्तूप कहाँ स्थित है? यह कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो रायसेन जिला में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। और यह जो है अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और सांची के स्तूप को जो है 1989 में जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1989 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जो है सांची के स्तूप को शामिल किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश सही आंसर होगा इसका। आगे है 17वीं, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन में भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान की बात करते हैं किसके दरबार में तो आया था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है आया था और इसी के काल में भारत की यात्रा की थी। फाहियान पहले चीनी तीर्थ यात्री थे, यानी आपसे पूछा ये भी प्रश्न जो है, जो प्रथम चीनी यात्री कौन आया था? तो फाहियान ही बिल्कुल ये सही आंसर होगा, फाहियान। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो इन्हें विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा जा रहा है, इसको देखते हैं। संगम साहित्य का जो है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ जो है ग्रंथ जो है व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है, यह बताना है। तो सही आंसर की बात करते हैं तो यह तोलकाप्यम हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है तोलकाप्यम जो है, जिसे तमिल ग्रंथ का व्याकरण भी कहा जाता है। तो तोलकाप्यम बिल्कुल सही आंसर होगा। तोलकाप्यम किसके द्वारा लिखा गया था? तोलकाप्पियर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तोलकाप्पियर के द्वारा लिखा गया था। तोलकाप्पियर के द्वारा जो है लिखा गया था पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? तो कौन सा वैदिक शिल्प पाठ जो है यह धन विज्ञान से संबंधित है, यह बताना है। तो यह जो है कौन हो जाएंगे सही आंसर? तो शिल्प शास्त्र जो है, यह जो है शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है। शिल्प शास्त्र सही आंसर क्या होंगे? शिल्प शास्त्र हो जाएंगे। इसे शिल्प वेद के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आगे है 20 नंबर, पहली जैन परिषद का आयोजन जो है कहाँ हुआ था? तो पहली जैन परिषद का आयोजन की बात करते हैं तो यह कहाँ हुआ था, यह बताना है। तो पहली जैन परिषद की आयोजन
पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। जो कि हम बात करते हैं इसकी अध्यक्षता की जो है किनके द्वारा किया गया था, यह आप सब कमेंट करके बताइएगा कि पहले जो है जैन परिषद का अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था। जो कि दूसरी जन संगीति जो है 512 में हुआ था, जो कि वल्लभी गुजरात में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? देवाधि क्षमा श्रवण किए थे। दूसरे जो है वल्लभी गुजरात में हुआ था और इसकी अध्यक्षता देवाधि क्षमा श्रवण किए थे। और पहला पाटलिपुत्र में हुआ था, जो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अस्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। किनकी अध्यक्षता में? अस्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो नागार्जुनी गुफाएं की यदि हम बात करते हैं तो यह कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। बिहार में नागार्जुन हिल जो है गुफाएं जो है बिहार के जहानाबाद जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जहानाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, नागार्जुनी गुफाएं कहाँ बिहार में? जो है जहानाबाद जिले में पड़ता है। और इन गुफा को जो है बराबर की गुफा के जो तुलना में बनाया गया था, यानी कंपेयर करके बनाया गया था नागार्जुन गुफा। चलिए, तो सही आंसर बिहार होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22, विश्व विरासत स्थल महान सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा किया गया था? तो आप सबों को पता होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के द्वारा जो है सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। सांची का स्तूप 1989 में जो है इसको यूनेस्को, पहले ही मैंने बता रखा है कि 1989 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण जो है कहाँ प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ इनकी मृत्यु जो है कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि सही आंसर होगा इसका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक महत्वपूर्ण यह तीर्थ स्थल भी बन गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। का 24 नंबर है, कंदरिया महादेव मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो कंदरिया महादेव मंदिर की जो है वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा नागर। सही आंसर क्या हो जाएगा? नागर शैली का उदाहरण है। सर क्लास लेके करते हैं 10 मिनट में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। 25 में कहा जा रहा है, तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था, यह बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नकीरन हो जाएगा। नकीरन के समय में जो है, यानी अध्यक्षता में जो है तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता की गई थी। सही आंसर नकीरन। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, किसने गांधी से चंपारण में किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने का अनुरोध किया था? तो गांधी जी से जो है चंपारण में किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने का अनुरोध जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ला के द्वारा जो है गांधी जी के जो है मनाया गया था कि चंपारण के तिनकठिया पद्धति पे ध्यान देने का अनुरोध किया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में पेंटिंग और मूर्तियां वह किसको दर्शाती है? तो किस कहानियों को दर्शाती है? तो अजंता की बात करते हैं। अजंता की गुफा में जो है किसको दर्शाने का काम करता है? तो सही आंसर हो जाएगा बौद्ध को दर्शाने, यानी बौद्ध कहानियों को दर्शाने का काम जो है करता है। किसको? बौद्ध कहानी को दर्शाने का काम करता है। आगे 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिधर्म कोश जो है यह सबसे प्राचीन जो है बौद्ध ग्रंथ है, अभिधर्म कोश। ये सभी जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, और ये बात भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। कब? 30/12/2020 को पूछा गया था, प्रथम पाली में। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सोचना है कि रेलवे में पूछा गया है तो दरोगा में नहीं पूछ सकता है, या किसी अन्य एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बातों को ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक की यदि हम बात करते हैं तो सही आंसर कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य हो जाएंगे। अब याद करने की बात करते हैं, विशिष्टाद्वैत है यानी विशिष्ट व्यक्ति की बात करते हैं, तो आप जानते हैं इंसान में जो विशिष्ट कौन हुए थे? वो राम भगवान हुए थे, इसलिए ध्यान रखना है रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैत के दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न क्या रहने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 30, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो भगवान महावीर का मूल नाम की यदि हम बात करते हैं तो वर्धमान महावीर के रूप में जाने गए आगे चल के, तो इनका मूल नाम क्या हो जाएगा? वर्धमान हो जाएगा मूल नाम।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा। ठीक है, और ये 30 प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो प्रयास कीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो उन साथी से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करेंगे। तो इसका पीडीएफ आपको कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में दिख जाए, या कहीं अगर टेलीग्राम पे भी दिख जाता है तो आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे ऑटोमेटिक चले जाएंगे। इस आइकन पे क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे। अगर आपका मन हो कि नहीं हम यूट्यूब को चैनल को इस पीडीएफ के माध्यम से यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, तो इस आइकन पे क्लिक करेंगे आप यूट्यूब पे चले जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन इतना ही पे रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।